बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारा पहला वीडियो जाने वाला है भाई क्लास 10th का मैथ्स का। तो बैच का नाम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अंतिम प्रहार। अगर इसका डिटेल जानना है कि हम कैसे क्लासेस लेने वाले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है 10th क्लास का, तो वहां से जाकर के आप ये देख सकते हैं कि 10th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर कैसे कितने लेक्चर्स में आने वाला है। तो वहां पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। यहां पर हम केवल और केवल चीजों को जो 9th क्लास में हमने पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे और 10th क्लास में क्या नया है उसको थोड़ा सा समराइज करके बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो बैच का नाम है अंतिम प्रहार 2.0। भाई ये बैच अंतिम प्रहार बैच हमारा पिछला भी था, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत भर भर करके प्यार मिला था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो प्यार वापस से बना करके रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, मैं क्या मेरी पूरी टीम यही बोलती है कि हम पढ़ाएंगे वही जो होगा आप लोगों के लिए सरल और सही, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो चीजें देखनी है वो है रियल नंबर, क्योंकि हम आज नंबर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे अच्छा रियल नंबर नहीं देखता हूं मैं क्या थोड़ा सा और बेसिक और थोड़ा सा उठा करके चीजों को रखता हूं। क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। कहां से? नंबर से। सर दिख रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर्स से। अच्छा, अगर हम देखें नंबर्स, तो नंबर्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। मैं क्या आप भी यही करने वाले हैं। दो कैटेगरी जो इसकी होती है बेटा, वो पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी ये रियल नंबर को बताते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। ये होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होता है सब कुछ बताने वाला हूं, बस लास्ट तक रुके रहिएगा। यहां पर आई क्या है? तो बेटा आई की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट -1। आज तक आपने देखा था कि स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आया था, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो आज यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको कि स्क्वायर रूट -1 नहीं आ रहा पूरा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इंटीजर्स लिखा है साइड में ठीक है ना। तो आज मैं यहां पर बताने वाला हूं कि भाई आई की जो वैल्यू है वो -1 होती है। कभी भी आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं देखा होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके जो कलेक्शंस होते हैं इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो ये आपको 11th क्लास में मिलेगा, पूरा का पूरा एक चैप्टर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। वहां पर अगर किसी ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया इसका मतलब आगे मैथ्स आप लेने ही वाले हैं, तो वहां पर हम बात करेंगे। हाँ यहाँ थोड़ा सा मेरे को याद आया कि भाई बेसिक और स्टैंडर्ड में बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता है। तो डिफरेंस केवल इतना है कि अगर आपने बेसिक मैथ ले रखी है तो वो एनसीईआरटी से ही आएगा, और आप आगे चल करके मैथ्स नहीं ले सकते हैं, यानी 11 से मैथ्स आपको नहीं मिलेगी। आप बायोलॉजी ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप आर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर अगर आप बेसिक ना लेकर के स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो फिर आपके पास सारे ऑप्शंस है। आप चाहे मैथ लें, चाहे बायोलॉजी लें, चाहे आर्ट्स लें, चाहे कॉमर्स लें, सब कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए लेकिन हम एक सलाह जरूर देंगे कि अगर आपको आगे चल करके मैथ्स नहीं लेनी है तो आप बिल्कुल जाइए स्कूल में बोल दीजिए हमको बेसिक ही चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो भाई जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करके बहुत ही आसान शब्दों में इनको बताने वाला हूं। तो चलिए रियल नंबर को हम अगले क्लास अगले पीपीटी में पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर क्या होता है ये, और कैसे होता है, और क्यों होता है। रियल नंबर्स को
यहां पर इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। जो पहली कैटेगरी है उसको बोलेंगे हम विद डेसिमल। क्या बोलेंगे? विद डेसिमल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे विद डेसिमल नंबर्स। और जो दूसरी कैटेगरी है इसको हम बोलेंगे विदाउट डेसिमल। क्या बोलेंगे? विदाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल सबसे पहले इसको देख लेते हैं होता क्या है भाई। तो विदाउट डेसिमल में क्या होता है, जितने भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं, जो भी आपके पास इंटीजर्स होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है ना। अब इंटीजर्स क्या होते हैं सर? तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऐसे ही पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और अगर इधर जाएंगे तो -1, -2 हो गया, -3 हो गया, और ऐसे ही जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक। अब अगर इस बिहाफ में देखें तो ये सारे नंबर क्या हैं? ये सारे नंबर हैं पॉजिटिव, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और इसका दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर। क्या? काउंटिंग नंबर। और क्या है? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? और इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। तो इसके 3 नाम हो गए। ठीक है। अब ये क्या होता है? तो ये होता है जीरो इंटीजर। क्या होता है? जीरो इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं हम? जीरो इंटीजर। और इधर क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब अगर जीरो इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड कर देंगे तो उनको क्या बोला जाता है? होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर। ठीक है ना। मैं एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, मतलब जिसने कभी भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो यहां पर आकर के सीख सकता है भाई, और जिसको आता है वो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो इस बिहाफ में अगर हम देखें तो इंटीजर्स हमारे पास कितने तरीके के हो गए बेटा? 3 तरीके के। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के और क्या क्या नाम है? तो हम उनको काउंटिंग नंबर भी जानते हैं, हम उनको नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। आपने काउंटिंग जब बचपन से पढ़ा है तो आपने कहां से पढ़ा है? 1 से पढ़ा है ना, 0 से नहीं पढ़ा है। इसका मतलब कि काउंटिंग स्टार्ट ही 1 से होता है, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर ऐसे मतलब आप याद रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं विद डेसिमल में। तो विद डेसिमल को भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, और इसकी जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी टर्मिनेटिंग। क्या होगी? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अभी केवल समझते जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग नंबर्स। और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है? सपोज दैट मैंने एक नंबर ले लिया 5/2। अब अगर मैं इसको डिवाइड करने बैठ जाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा? 2.5। इसका मतलब जिसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आंसर आए लेकिन एग्जैक्टली आंसर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैंने लिख दिया 10/3, तो अगर आप इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे, ठीक है ना, इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे 3.3333, और ये ऐसे ही होता रहेगा, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं फिर 3.3 बार। है कि नहीं ना? ये सब 9th क्लास में आपने देखा होगा, बट चीजों को वापस से मैं रिकॉल करवा रहा हूं, एक बार याद करवा रहा हूं। अब नॉन टर्मिनेटिंग, इसके भी 2 पार्ट हैं भाई, इनको भी 2 पार्ट में देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहीं कहीं पर रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला जाता है, तो कहीं कहीं पर बुक्स में अगर रिकरिंग लिखा है तो आप उसी को रिपीटिंग ही समझिएगा। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मैं लिखने के लिए मना क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है कि अभी आप मत लिखिए, ये पूरी नोट्स आपके पास पहुंच जाएगी, परेशान मत होइए। कैसे पहुंचेगी, लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि डेसिमल के बाद जब कोई टर्म्स, कोई एक फिक्स्ड ऑर्डर पेयर्स रिपीट करे तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि यहां पर मैंने एक आंसर लिख दिया 3.3 बार, और एक और लिख देता हूं, क्या 4.1686868 ऐसे ही ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.168, क्योंकि 68 केवल रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, जो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होते, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जैसे कि अगर मैं बोल दूं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 4 नहीं बोल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का होता है आंसर 2, और 2 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो सॉरी 2 टर्मिनेटिंग कैसे होगा, 2 तो इंटीजर है ना सॉरी। तो ऐसे नंबर, एक चीज और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा 22/7, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होता है। और ये 9th क्लास की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको ये कम से कम 50 डिजिट का, डेसिमल के बाद 50 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसीलिए पाई की वैल्यू को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में रखते हैं। पाई की वैल्यू जो 22/7 रखा जाता है वो एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। यहां तक ये सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस बिहाफ में मैं यहां पर अगर मैं देखूं तो अभी पीछे तो मैंने दिखा ही दिया सारी चीजों को, रियल नंबर्स को। अब मैं यहां पर रियल नंबर को और दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, रियल नंबर को और दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सर आप कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार चीजों को ला करके। कभी आप बोल रहे हैं विद डेसिमल नंबर, कभी आप बोल रहे हैं विदाउट डेसिमल ना। तो यहां पर मैं सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, सब्र रखो, रुको जरा। ठीक है ना। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है क्या बेटा, रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये क्या होते हैं सर, तो बिल्कुल बताएंगे। जो रैशनल नंबर होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जिस भी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वेयर, इसकी कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। और Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। यहां पर ध्यान देना है कि P और Q की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो इर्रेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो अगर हम इस बिहाफ में देखें तो भाई जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबके डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। और अगर मैं पीछे देखूं तो मैंने यहां पर टर्मिनेटिंग नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रख दिया था, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में रखा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है,
टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब अगर बात करें इरैशनल नंबर की, तो बेटा मेरे यहां पर मैंने बोला था कि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये जो है ये इंटीजर नहीं भाई। √2 के अपॉन में 1 तो रख सकते हैं, लेकिन √2 ही इंटीजर नहीं है कि नहीं? √2 इंटीजर नहीं। कुछ क्वेश्चन यहां पर ऐसे बच्चे मतलब दिमाग लगाते हैं कि सर इसको भी तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब √2/1 भी तो लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन √2 क्या है? इंटीजर नहीं है। इस वजह से क्या बोलते हैं हम कि यहां पर जितने भी नंबर होंगे इन सभी को इरैशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग बोल सकते हैं भाई। बार बार बोल रहा हूं वो इस वजह से क्योंकि कहीं कहीं पर लिखा होता है ऐसे ही, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। सब कुछ समझ में आ गया? रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर में किनको किनको रखा जा सकता है, इरैशनल नंबर में किनको रखा जा सकता है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल समझने का समय है। लिखने का जब समय होगा तो मैं उसके लिए भी टाइम बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। सर हमने नंबर तो समझ लिया, नंबर्स के ऑपरेशन भी समझ लिए, कैसे क्या होते हैं वो भी समझ लिया, कुछ और चीजें समझना है। आप लोगों को हंसी आएगी देख करके, मुझे पता है, बट हंसना तो नहीं है भाई, ठीक है ना? हंसना नहीं है। मेरे को पता है कि आप लोगों को ये नंबर्स पता है क्या होते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूं, एकदम बेसिक लेकर के चल रहा हूं कि जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया आज तक मैथ से, जिसको बहुत डर लग रहा है, उसके लिए मैथ एकदम हलवा बना देना है, मेरा ये मानना है, ठीक है ना? तो ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है, तो इस बिहाफ में देखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। एंड विच डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 2, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम इवन नंबर्स बोल सकते हैं। अब यहां पर बात एक और आती है कि सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनको भी बताते हैं भाई। who have only 2 factors, जिसके पास केवल और केवल कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल देखूं इसका, तो एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये नंबर्स क्या होंगे? इनके सबके 2 फैक्टर हैं, या तो ये खुद से कटेंगे या तो 1 से डिविजिबल होने वाले हैं ये, ठीक है ना? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहां पर एक चीज और छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, एक नहीं 2 इंफॉर्मेशन दूंगा। पहली चीज तो ये कि जो 2 होता है ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। क्या है? इवन प्राइम नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर दिखाई देंगे सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर दिखाई देंगे। और दूसरा इसका केस क्या है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 1 क्या है? 1 is not a prime number। क्यों नहीं है सर?
क्यों नहीं है इसका रीजन भी मैं बता देता हूं बेटा। मैंने बोला कि प्राइम नंबर उसको बोल सकते हैं जिसके पास कितने फैक्टर हो, 2। अब 1 के पास कितने फैक्टर हैं भाई, 1 केवल 1 से डिविजिबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 है उसके पास केवल एक फैक्टर है, और एक फैक्टर वाले को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। जिसके पास केवल और केवल 2 ही हो, ना तो 2 से कम हो ना ही 2 से ज्यादा हो, उन्हीं को केवल हम प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। सर ये क्या होता है कंपोजिट नंबर्स, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा, who have more than two फैक्टर्स, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बिल्कुल बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। क्योंकि यहां पर 4, अब 4 के कितने हैं फैक्टर्स, तो भाई 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है, खुद से यानी 4 से भी डिविजिबल हो सकता है, इसके पास 3 फैक्टर। 6 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है, 3 से डिविजिबल हो सकता है, और 6 खुद से भी डिविजिबल हो सकता है। इसका मतलब इसके पास 4 फैक्टर। तो हमने क्या बताया, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए उनको हम कंपोजिट नंबर बोल देंगे। अगला वो है क्या, को प्राइम नंबर्स। सर ये क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि को प्राइम नंबर्स किनको बोला जा सकता है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स जिनका यहां पर लिख भी देता हूं, पेयर्स ऑफ इंटीजर्स who have their HCF 1, their HCF 1, ऐसे इंटीजर्स का पेयर जिनका HCF क्या हो, 1 हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में मैं देख सकता हूं कि 2 और 3 इनका HCF क्या है, 1। तो ये जो पेयर है ये को प्राइम नंबर्स है। अगर मैं बात करूं कि 2 और 9, तो यहां पर 9 जो है वो है तो कंपोजिट नंबर, लेकिन 2 और 9 का इन दोनों का HCF अगर देखें तो दोनों का ही HCF क्या है, 1 है। इसलिए इस पेयर को भी हम क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में से किसी भी नंबर्स का 2 का पेयर बनाया जा सकता है, और उनमें हम ये देख लें कि उनका HCF केवल 1 है। मतलब वो नंबर केवल और केवल दोनों 2 या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं वो केवल और केवल किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अब यहां पर बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, यूक्लिड साहब के बारे में। तो ये यूक्लिड्स हैं क्या भाई, वैसे तो हम देखें तो जैसे आप लोग साइंस में साइंटिस्ट पढ़ते हैं वैसे ही हम यहां पर मैथ्स में उनको मैथमेटिशियन बोला जाता है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने कुछ चीजें बताई थी वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा है आपने। अब यहां पर मैं बोल दूं कि जो डिविडेंड है उसको ए ले लिया, डिवीजर है उसको बी ले लिया, क्वेसेंट को मैंने क्यू ले लिया और रिमाइंडर को मैंने आर ले लिया। ठीक है ना। तो यूक्लिड साहब ने इसके बारे में कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया कि ए एंड बी आर
पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड रिमाइंडर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी इन्होंने बताई कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी। और क्या इन्होंने बताया कि जो Q की वैल्यू होगी, यहां पर जो Q की वैल्यू होगी बेटा, वो क्या होगी? Q की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से, Q की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक। Q क्या है यहां पर? आर बी, आर और Q जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये भी इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये भी बताया कि यहां पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ, यहां पर मैंने ये चीजें लिखी ही दी है ना, तो ये चीजें इन्होंने बताया था। अब यहां पर हम करने क्या वाले हैं? यहां पर हम यूक्लिड की डिवीजन लेमा से यहां पर हम HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोल देते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है। अब यहां पर मैंने दो वर्ड बोला। क्या? एक लेमा मैंने बोला, एक लेमा मैंने बोला और एक मैंने लिखी दिया एल्गोरिदम। सर ये क्या होते हैं? लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है? तो बेटा मेरे, जो भी प्रूवन स्टेटमेंट, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लेमा। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं प्रूवन स्टेटमेंट। जो प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं उनको लेमा बोला जाता है। और एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप्स ऑफ लेमा इज नोन एज एल्गोरिदम। मतलब कि कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो एक स्टेप है उसको मैं लेमा बोल दूं, और सारे स्टेप्स अगर मैं उसको सॉल्व कर दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं एल्गोरिदम बोलूंगा। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस। यहां पर सब कुछ चीजें मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं बार बार लिखने के लिए रोक क्यों रहा था? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, उसका रीजन ये था कि भाई आप हम लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस की जैसे ही क्लास आपके पास जाएगा तो वैसे ही क्लास खत्म होते ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स। क्या? जो भी यहां पर पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स मिल जाएगा। अब ये कैसे होने वाला है? तो भाई आप इस नंबर पर 9792636022 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम और अपना क्लास लिख देंगे तो हम पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में भी इस नाम से सर्च करके और वहां पर हमको अपना नाम और क्लास बता देंगे तो वहां पर भी हम आपको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि व्हाट्सएप में कुछ लिमिटेड लोगों को ही जोड़ा जा सकता है, लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से हम एक ही ग्रुप में कम से कम 2000 बच्चों को ऐड कर सकते हैं। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरी की पूरी नोट्स मिलती रहेगी। तो ये केवल एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी क्लासेस की बात कर रहा हूं। हर एक क्लास की आपको नोट्स वहां पर मिलती रहेगी डेली। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या पीपीटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ नोट्स, कुछ एग्जाम के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, वो वहां पर आपको मिलते रहेंगे उस ग्रुप के माध्यम से। तो आपको इतना करना है। तो ये सारी चीजें नोट करने के लिए मैं मना कर रहा था, उसका रीजन यही था कि आप यहां पर आकर के हमसे जुड़ सकते हैं तो आपको ये नोट्स मिल जाएगी, ठीक है ना? और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज फिर से यही बोलूंगा कि सेशन अच्छा है,
मुझे पता है। तो सेशन को भर भर करके प्यार दीजिए और आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कोई चीज तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा अगले वीडियो में। और चीजों को बताना मेरा काम है, लेकिन फैलाना आपका काम है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने यार, दोस्त, मित्र, भाई, बहन सबको शेयर कर सकते हैं जो 10वीं क्लास में है, जिसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। एक सबसे अच्छी चीज वो ये है कि अगर आपको देखना है कि किस चैप्टर से कितनी क्लासेस जानी है, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको इस चीज को बताता हूं कि भाई हर एक सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलने वाला है और दिसंबर के पहले पहले आपकी पूरी की पूरी चीजें खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा सिलेबस खत्म कर देने वाले हैं हम, जो कि आपको ऑफलाइन कोचिंग में बहुत दौड़ाया जाता है। उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहां पर मिल जाएगा और दिसंबर तक में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और बोर्ड एग्जाम में मतलब फोड़ करके आना है। ठीक है ना? जो मैं हमेशा बोलता हूं कि पढ़ाएंगे वही जो होगा सरल और सही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।